नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब इसके बाद आप सभी की नजरें इसी वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। सभी राजनीतिक दलों की रणनीति को देखा जाए तो सबसे अच्छी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। चुनावी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। डेमोक्रेसी को इलेक्ट्रोक्रेसी में कैसे बदला है इसका किसी को पता भी नहीं चला है। इसमें आरएसएस की रणनीति है या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी। भाजपा जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है वह तारीफ के काबिल है। भले ही देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा हो, लेकिन इस कमजोरी को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बताकर जनता के सामने पेश करने में कामयाब साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी में देश के सारे राज्यों पर अगर नजर डालें तो लोकसभा की 543 सीट है। उनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने पक्ष में लेती है उसमें इसकी काबिलियत है और इसकी प्रशंसा हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। जी हाँ, 3 भागों में या यूं कहें कि 3 जोन में बांट दिया है। इसी रणनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी न होकर के चुनावी मशीन बन गई है। लेकिन सोचिए, भाजपा का यह प्लान अगर विपक्ष के पास पहुंच जाए तो परेशानी का सबब तो होता है और हुआ भी कुछ ऐसे ही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 543 सीटों में से 303 सीट मिली थी, जबकि 2014 में इसी गठबंधन को 282 सीट मिली थी, जबकि लोकसभा में 272 पर बहुमत मिल जाता है। लेकिन इन दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत को पार किया था। इस बार भाजपा को बहुमत का आंकड़ा पार करने में मुश्किल आ सकती है। राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनावी मशीन बन चुकी है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने भाजपा की लगभग 150 सीटों पर अपनी नजर जमा दी है। अगर वह भी एक जमाना था जब उमा भारती अपने बड़े बड़े नेताओं से नाराज होकर सभा को छोड़कर सदन से बाहर चली जाती थी और इसका पता सभी को लग जाता था। लेकिन वर्तमान समय की भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी बात बाहर नहीं आ पाती है। अगर किसी किताब का पन्ना भी पलटा जाए तो शायद उसमें भी आवाज होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बात अब बाहर नहीं आती है। इस बार उसकी चुनावी रणनीति लीक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह परेशानी का सबब बनी हुई है। आरएसएस के प्रभावित वाले राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कुल यहां पर 223 सीटें हैं, जिनमें से 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के पास 190 सीट आई थी, यानी 190 सीटों पर उसने विजय हासिल की थी। हरियाणा, उड़ीसा, मणिपुर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मेघालय, कर्नाटक आदि में कुल 200 सीट है, जबकि यहां पर 110 सीटों पर विजय श्री मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। वहीं अगर देश के तीसरे जोन की बात करें या वर्गीकरण जो भाजपा ने अपने हिसाब से किया है,
उसके यानी तीसरे जोन की हम बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर लोकसभा की कुल 120 सीटें हैं, जिनमें लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर 120 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में मात्र 6 सीटें आई थीं। कारण है, इंडिया गठबंधन ने इस बार भाजपा के इस प्लान पर नजर गाड़ दी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्लान पर, चुनावी प्लान पर इंडिया गठबंधन ने अपनी नजर गाड़ दी है और सेंधमारी भी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को 120 से लेकर 130-35 तक का लक्ष्य महागठबंधन ने बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीन की जो नस है, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की जो नस है, वो इंडिया गठबंधन के हाथ लग चुकी है। इंडिया गठबंधन का मास्टर प्लान है कि संघ के मजबूत गढ़ों में, जिसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान प्रमुख हैं, यहाँ की 91 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार 88 सीट पर विजय हासिल की थी। केवल 3 सीट कांग्रेस के हिस्से में यहां से आई थी। अब गठबंधन का प्लान है, खासकर कांग्रेस का, कि अपने इस 3 के आंकड़े को 20 से 25 या फिर 30-35 तक पहुंचाया जाए। अगर कांग्रेस इसमें कामयाब होती है तो यह सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि यहां पर दलित चेतना, भारत जोड़ो यात्रा का असर भी है। सभी के सामने है वही आदिवासी जाति से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनको भी कांग्रेस पहले ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना चुकी है। भाजपा को यहां पर जीतू पटवारी से भी लड़ना होगा, क्योंकि जातिगत जनगणना भी यहां का एक प्रमुख मुद्दा है। वहीं जीतू पटवारी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान भले ही भाजपा में हो, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने चहेते चेहरों को सीएम बनाया है। इसीलिए कुछ खटास यहाँ पर देखने को मिल रही है और खटास पैदा हुई है। उसका असर भी इस लोकसभा चुनाव पर देखा जा रहा है। अपने अपने क्षेत्रों में यह दिग्गज नेता हैं जो भाजपा को हराने का कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है, जिनमें से 64 भाजपा के हिस्से में आई थी। वहीं झारखंड में 12 सीट हैं। इनको दोनों को मिलाकर बदौलत यहाँ पर जयंत चौधरी का मामला है, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, वहाँ पर भी राहुल गांधी की यहाँ पर लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं हेमंत सोरेन है, इसका भी असर बीजेपी को यहाँ पर पहले 76 सीट मिली थी, 76 पर विजय हासिल हुई थी। इस बार गठबंधन सीधे सीधे यहाँ पर 50 सीटों का झटका भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है, देने पर तुला हुआ है। और कई राजनीतिक दलों से बात चल रही है, क्योंकि जो भाजपा के खेमे में मनमुटाव है या गलतफहमी पैदा हो गई है, उसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन उठाने की पूरी तलाश में लगा हुआ है। यानी कि इन राज्यों में बीजेपी मात्र 25 से 30 सीट पर भी सिमट सकती है। यह प्लान उत्तर प्रदेश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, गोल्डन पेंशन, रेलवे, एनटीपीसी जैसे आंदोलन भी भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। वहीं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे और छोटे छोटे राज्यों में बीजेपी ने सहयोगी दलों के बूते, जिसमें उद्धव ठाकरे भी थे, नीतीश कुमार भी थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे, सुखविंदर सिंह बादल थे, इनकी बदौलत 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में 107 सीटों पर विजयश्री हासिल की थी। इस बार यहाँ की डगर भी भाजपा के लिए कांटों भरी नजर आ रही है। अगर आज के हालात देखें तो पलटू राम नीतीश कुमार को छोड़कर सभी राजनीतिक
के दल के महारथी बीजेपी के विरोध में लगभग एक सुर हैं। बीजेपी के साथ है, इसीलिए साथ नहीं है, इसीलिए भाजपा यहाँ पर 25 से 30 सीट पर सिमट सकती है। बिहार में भी जातिगत जनगणना आरक्षण का मुद्दा, वह भी 1/3 परिवारों को 2 लाख रुपए की राशि देने का मामला, जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की राशि दी जा रही है। वहीं नीतीश सरकार ने 1/3 परिवारों को यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि जो दी है उसका असर हो सकता है, क्योंकि 2000 रुपए से 100 गुना है 2 लाख रुपए। यह भी यहाँ पर भारी बीजेपी को ही पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2000 रुपए की दी जाती है, वो एक मुश्त राशि जो दी जा रही है वह 2 लाख रुपए की है। तो इसका सीधा सीधा असर कितना पड़ता है यह चुनाव में नजर आएगा। वही अब बात कर लेते हैं पंजाब की, तो यहाँ भी हालात ठीक से नहीं नजर आ रहे हैं। यह वही राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं बचकर वापस जा रहा हूं। यह वही राज है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी फिल्म अभिनेता सन्नी देओल की बदौलत भाजपा को जीत दिलवाने का, परचम फैलाने का मनसूबा पाले हुए है। लेकिन लगता है कि सन्नी देओल कुछ ज्यादा पंजाब में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन फिर से सिर उठा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में एनआरसी, सीएए की बात भी उठेगी, यह मुद्दे भी अपना सर उठाएंगे। वहीं अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। 42 सीटें हैं यहाँ पर। भाजपा को पिछले चुनावों में 18 सीटें मिली थी, वह भी तब मिली थी जब यहाँ भाजपा के साथ आगे राम पीछे बाम का नारा दिया गया था। जी हाँ, यह नारा बड़ा चर्चित हुआ था, आगे राम पीछे बाम। यहाँ पर नवीन पटनायक, नीतीश कुमार भाजपा के कंधे से कंधा मिला करके साथ थे। वहीं यहीं से आने वाली है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संबित पात्रा, धर्मेंद्र प्रधान। क्या अपने क्षेत्र में भाजपा की नैया को पार लगवाने में कामयाब होंगे? यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी खिचड़ी पकाने में लगे हुए हैं। हाल ही के मामलों में अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति बिल्कुल चरम पर है। यहाँ पर नीतीश सरकार कुछ दिनों के लिए गिर भी सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार दोबारा से भाजपा के साथ जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी सरकार में तनातनी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में नजर आ रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों में बंडरबाट शुरू हो गई है। जी हां, बंडरबाट शुरू हो गई है, जोड़ तोड़ की राजनीति। बंडरबाट से मेरा मतलब है कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। राजनीति, कोई कह रहा है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो कोई गा रहा है दरवाजा खुला छोड़ आई। तो इन्हीं गानों की तर्ज पर अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति अटकी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस भाजपा में नहीं जाऊंगा, जो आज जाने के लिए तैयार हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री हमारे अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, लेकिन वो धीरे धीरे से दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं माना जाए तो नीतीश कुमार जाऊंगा जरूर, चाहे जान चली जाइयो, इसी गाने के तर्ज पर है। अब आगे देखना यह है कि इस राजनीति में आगे क्या होता है। हमारे ये आंकड़े, हमारी ये कवरेज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।